अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ टू डायग्नोज सीओपीडी। अच्छा जी, सीओपीडी में स्टार्ट में जब हम लोगों ने अपने लेक्चर ऑब्स्ट्रक्टिव का डिफरेंस पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि सीओपीडी के अंदर हमारे पास दो डिजीज आती हैं। एक आता है एम्फाइसीमा और एक आता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ तक ना मैंने आपको बहुत ज़्यादा पका दिया होगा ये दो बातें बताते बताते। ये ज़रा ज़रूरी था क्योंकि एम्फाइसीमा मैंने आपको बताया था हमारे पास पेपर में 5 टाइम्स आया हुआ था, और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस तो ये 2 दफ़ा हमारे पास पेपर में आया हुआ था, और ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर कर दिए थे आपके लेक्चर में ही। आज मैंने आप लोगों को ना सीओपीडी अलग से इसलिए डायग्नोज करना सिखाना है क्योंकि पास पेपर में 3 दफ़ा इसका भी सवाल आया हुआ है। या तो उन्होंने अलग करके एम्फाइसीमा पूछा हुआ है, या अलग करके ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस पूछा हुआ है। 3 दफ़ा ना उन्होंने कंबाइन करके पूछा हुआ है, और जब ये कंडीशन कंबाइन हो जाती है ना तो उसको सीओपीडी कहते हैं। और अगर आप लोगों को मैं ना आप लोगों को बेसिकली पढ़ाना है इसका डायग्नोस्टिक क्लू कि आप लोग इसको सीओपीडी को कैसे डायग्नोज करोगे ताकि आपका सिनेरियो जो है वो गलत ना हो जाए। अब ना मैं आपको डायग्नोस्टिक क्लू में बताऊंगी 7 बातें, ठीक है, और फिर हम लोग ना साथ एक सिनेरियो भी देख लेंगे ताकि आपको और अच्छी समझ आ जाए। मैंने आपको डायग्नोस्टिक क्लू पढ़ाना है, एक मैंने आपको पास पेपर का क्वेश्चन पढ़ाना है कि इसके क्या क्या ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं जो सीओपीडी कॉज करते हैं, और एक मैंने ना आपको स्पायरोमेट्री से ना सीओपीडी की सिवियरिटी चेक करने के लिए ना आपको एक चीज़ भी बतानी है। तो 7 पॉइंट्स हमारे पास ऐसे आ जाते हैं कि जो पेशेंट की एज होती है ना वो मोर देन 40 होती है, ठीक है, उसके जो रिसेंट सीओपीडी के सिम्टम्स हो रहे होते हैं ना वो इंक्रीज हो रहे होते हैं। इसके साथ साथ ना हमें कफ में ना स्पूटम भी मिल रहा होता है और उसको हम लोग बोलते हैं स्मोकर्स कफ। फिर हमें पेशेंट ब्रेथलेसनेस मिलता है, यानी इसमें एसओ भी मिलता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हम डिसिप्निया बोल रहे थे। इसके अलावा साइनोसिस मिलता है, यानी ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाती है, उसके पेरिफेरल एडिमा मिलता है, अल्टरेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। अब आप इन सब चीज़ों से अंदाजा लगाएं कि साइनोसिस हमें सिर्फ मिल रहा था क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में, पेरिफेरल एडिमा और अल्टरेशन हमें किसी में भी नहीं मिल रही थी। कफ विद स्पूटम हमें सिर्फ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में मिला था, जिसमें हम लोगों ने उसको प्रोडक्टिव कफ कहा था, और एम्फेसिमा केस में स्कैंटी स्पूटम था, और इसके क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस केस में क्यूपियस स्पूटम था। और रिसेंट सिम्टम इंक्रीज किसी में भी नहीं हो रहे थे, और एज जो थी 40 क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस वाले में हमने देखी थी कि 40 साल से ज़्यादा स्मोकिंग की हिस्ट्री होगी। जब भी आपके सिनेरियो के अंदर ये सारी चीजें मेंशन होगी ना तो फिर आपका डायग्नोस क्या होगा, सीओपीडी। सीओपीडी मींस, और आप लोग सिनेरियो में डायग्नोसिस में क्या लिखोगे कि एक्यूट एक्सरबेशन ऑफ सीओपीडी। जब भी वो कहेगा ना कि उसके सिम्टम्स रिसेंटली इंक्रीज हो रहे हैं, फिर आपने एक्यूट एक्सरबेशन जरूर ऐड करना है कि एक्यूट एक्सरबेशन ऑफ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। फिर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसके ट्रिगरिंग फैक्टर्स, किन ट्रिगरिंग फैक्टर्स की वजह से ना हमारे पास सीओपीडी होता है। तो ये हमारे पास 4-5 ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं। एक होती है जो हमारे पास टोबैको स्मोक। अच्छा, फिर आता है सेकंड आता है ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। अब ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर में हमारे पास 3-4 चीज आ सकती है। तो हमारे पास कोल डस्ट आ सकती है, इसके अलावा हमारे पास सिलिका आ सकता है, इसके अलावा हमारे पास एस्बेस्टोस आ सकता है। उसके अलावा इन्फेक्शन होते हैं, कोई लो बर्थ वेट होता है, या हमारे पास इंडोर एयर पोल्यूशन आ जाती है। इंडोर एयर पोल्यूशन क्या होती है, इसको बोलते हैं हम लोग जब हम लोग बायोमास फ्यूल्स के साथ कुकिंग करते हैं ना, उसको हम लोग इंडोर एयर पोल्यूशन बोलते हैं। सो इन सारी कंडीशन से क्या होता है, हमारा सीओपीडी वो ट्रिगर हो जाता है। फिर ना सीओपीडी की ना सिवियरिटी को चेक करने के लिए हमारे पास एक मेजरमेंट होती है, हम लोग उसको देख लेते हैं कि हम लोग कब कहेंगे कि अब हमारे पास सीओपीडी माइल्ड है, कब कहेंगे मॉडरेट है, कब कहेंगे सिवियर। अब हम लोग ये बात में डिस्कस करने लगे हैं। ये बात पूछी गई थी मेरी सिस्टर जब थी ना फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में, तो उसका जब हमारे पास फिजियोलॉजी का वाइवा हुआ था तो उसके एक्सटर्नल ने उससे ना ये पूछी थी, और फॉर्चुनेटली ना वो एक दिन पहले ही मुझसे ये पढ़ के गई थी। तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ क्योंकि आपका एग्जामिनर भी आपसे पूछ सकता है। जब मैंने आपको एम्फाइसीमा पढ़ाया, मैंने आपको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस पढ़ाया ना, मैंने साथ ही साथ आपको ना स्पायरोमेट्री पढ़ाई थी दोनों की, कि हम लोगों ने किस तरह से FEV1 पढ़ा था, FEVC पढ़ा था, कैसे हमने इनकी रेशो निकाली थी, और कैसे डिजीज के अंदर ये स्पायरोमेट्री जो है इसकी रेशो कम आ रही थी। हम डिटेल पढ़ चुके हैं। अभी सिर्फ मैंने आप लोगों को ना इसकी ये बतानी है कि आप कब माइल्ड कहोगे, कब मॉडरेट कहोगे, कब सिवियर कहोगे, कि नॉर्मल अभी आपको सारा पता है। इसको हम लोग बोलते हैं स्पायरोमेट्रिक क्लासिफिकेशन ऑफ सीओपीडी सिवियरिटी बेस्ड ऑन पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर PDFEV1। इसका नाम यही है। ओके, सो इसको ना हम लोग लिखते हैं कि इस तरह से हमने बेसिकली इसमें क्या चीज़ FEV1 की जो रेशो होती है ना हमने वो देखनी होती है, और उसकी बेस पे हम इसकी सिवियरिटी का अंदाजा लगाते हैं। तो ये होती है हमारे पास पूरी स्टेटमेंट। अच्छा, अब जब भी हमारी FEV1 की रेशो होती है ना, जब होती है हमारे पास मोर देन 80%, तो हम लोग इसको क्या लेवल कर देते हैं, इसको हम लेवल करते हैं माइल्ड सीओपीडी। और जब यही रेशो होती है हमारे पास इन बिटवीन 50 to 79%, तो इसको हम लोग लेवल करते हैं मॉडरेट सीओपीडी। और जब यही रेशो हमारे पास होती है 30 to 49%, तो इसको हम लोग लेवल करते हैं सिवियर सीओपीडी। उसके बाद लास्ट में जाती है हमारे पास कि हमने इसको वेरी सिवियर का कहना, जब भी हमारे पास रेशियो लेस देन 30% होती है तो इसको हम लोग मेंशन कर देते हैं वेरी सिवियर सीओपीडी। तो आपसे जब आपके वाइवा में पूछा जाएगा तो आपने FEV1 की बेस पे बताना कि अगर मोर देन 80 होगा तो माइल्ड होगा, 50 to 79 के दरमियान में होगा तो मॉडरेट होगा, 30 to 49 के दरमियान में होगा तो सिवियर होगा, और लेस देन 30 होगा तो वेरी सिवियर होगा। और अगर SEQ आएगा तो SEQ पे आप लोगों ने पूरी स्टेटमेंट जो वो लिखनी है। और इसके लिए ना हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, उसको बोलते हैं नाइस क्लिनिकल गाइडलाइंस। यानी मैंने आपको क्या चीज़ लिखवाई है, मैंने आपको सीओपीडी की नाइस क्लिनिकल गाइडलाइंस लिखवाई है। इन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम लोग इसको इन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, यानी इस तरह से इन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग डिवीजन की हुई है, और ये इंटरनेशनली होती है, जो कहीं भी फॉलो हो रही होती है। चलो अब हम लोग ना एक सिनेरियो ना डिस्कस कर लेते हैं। देखो वो क्या कहता है कि 60-year-old मेल प्रोग्रेसिव SOB एंड कफ विद एक्सपेक्टोरेशन फॉर लास्ट 6 months प्रेजेंटेड विद इंक्रीज सिम्टम्स, डिटोरिएशन ऑफ हेल्थ स्टेटस एंड लंग फंक्शन। ही इज स्मोकर, फिब्राइल विद BP 130 ये पल्स ये और रेस्पिरेटरी रेट ये। अब देखो तो हम लोगों ने ये सिनेरियो पढ़ा ना, अब ये सिनेरियो में ना सिर्फ एक चीज थी जो हमें सीओपीडी की तरफ लेके गई, वो था ये स्मोकर। ठीक है, आप लोग पूरी रेस्ट में ना सिर्फ सीओपीडी की हिस्ट्री में ना स्मोकिंग देखोगे, और किसी की भी हिस्ट्री में स्मोकिंग नहीं देखोगे। अगर देखोगे ना तो बड़ी रेयर सी होगी, लेकिन इसमें मेजॉरिटी सीओपीडी में ही होती है। अब कहीं से भी ना ये सिनेरियो ना एम्फेसिमा की तरफ जा रहा और ना क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की तरफ जा रहा, कहीं से भी नहीं। अब इसका जो आंसर है ना वो इसका आंसर है एक्यूट एक्सरबेशन ऑफ सीओपीडी। अब एक्यूट एक्सरबेशन ऑफ सीओपीडी क्यों है, क्योंकि मैंने भी आपको डायग्नोस्टिक क्लू इसलिए लिखवाया क्योंकि आपने इससे असेस करना है। और किन चीजों से असेस करोगे, एक आप लोगों ने देखा ये प्रोग्रेसिव SOB है, यानी प्रोग्रेसिव शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। दूसरा इसमें पॉइंट है कि सिम्टम्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज सिम्टम्स। तीसरा है जी हमारे पास डिटोरिएशन ऑफ हेल्थ स्टेटस। फिर स्मोकिंग तो सीओपीडी में आती है, और उसके बाद जो रेस्पिरेटरी रेट है ना वो इसका 30 per minute है। सो इन 4-5 बातों से ना हमारा डायग्नोस टोटली चेंज होता है, ना एम्फेसिमा आता और ना ही क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होता है। इसका आंसर है एक्यूट एक्सरबेशन ऑफ सीओपीडी। अब मैं आपके साथ ऐसे 2 और सिनेरियोज वो शेयर कर देती हूँ, आप लोग उनको तो गौर से देख लीजिएगा, और प्लीज अपना ये सिनेरियो गलत नहीं करना किसी ने।